नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित टूरिस्ट गेस्ट हाउस में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहुंच रहे दल का सद्भावना और पारंपरिक रीति से स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने यात्रियों को फूल माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा अत्याधुनिक आध्यात्मिक आस्था और साहस का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक और पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई है, प्रारंभ हो गई है और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और यहाँ रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा राज्य का निगम है वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण हैं। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूं कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और सुरक्षित हो। यात्री भी बहुत खुश थे। यहाँ पर एक देवभूमि से शुरुआत हुई है उनकी यात्रा की। क्या नहीं, देखिए, ये माँ पूर्णागिरी का भी धाम है। यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम पर मुख्य पड़ाव बनाया गया है और हर बार यात्रा का संचालन अब यहाँ से हुआ करेगा और उसके बाद पूरे मानसखंड की यात्रा भी वो लोग करेंगे। जाते समय जहाँ एक मार्ग है, आते समय उनको दूसरा मार्ग चौकौड़ी, अपना जागेश्वर धाम और कैंची धाम होते हुए वो यात्रा के दूसरे पड़ाव को पूरा करेंगे। टनकपुर की तस्वीरें आप दिख रहे हैं, जहां सभी यात्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये सभी यात्री कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं और यात्रा में पहुंचने से पहले सीएम धामी ने सभी को शुभकामनाएं दी और उनकी मंगलमय यात्रा के लिए कामना की। और इस बीच हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ सुनाई दी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तारा गांव में पारंपरिक तरीके से खेत में हल चलाया और धान की रोपाई भी की। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों के साथ बातचीत की। साथ ही किसानों ने सीएम धामी के सामने खेती से जुड़ी समस्याओं को रखा। सीएम ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समाधान का पूरा भरोसा दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह सीएम धामी ने खेत में हल चलाया, धान की रोपाई की और इस बीच किसानों से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। किसानों ने बताया कि खेती में उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये तमाम बातें सुनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती दिखाई गई है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से नियम भी बनाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव से यह भी कहा कि वो पुलिस को ध्वनि मापने का यंत्र उपलब्ध कराएं। अब मामले में अगली सुनवाई 5 सप्ताह बाद होगी। कानून इसमें यह कहता है कि कोई भी लाउडस्पीकर बिना अनुमति के यूज नहीं हो सकता और अगर हो अनुमति है भी तो भी उसके कुछ मानक बनाए हुए हैं, डेसिबल्स अपर लिमिट बनाई हुई है, उसके बियॉन्ड वो डेसिबल्स नहीं जा सकता। लेकिन ये जो लॉ है हमारे नैनीताल में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ही कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस इशू को लेके हम आज हाईकोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले एक जो मुद्दा इसमें उठा था कि डेसिबल मीटर्स पुलिस के पास नहीं है, जिससे कि वो इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर सकें और जो वायलेटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। तो पुलिस ने होम सेक्रेटरी और अर्बन प्लानिंग सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि सब जगह सारे पुलिस वालों पे और नगर पालिका को ये डेसिबल मीटर्स प्रोवाइड करे जाएं, जिससे कि वो इसको मॉनिटर कर सकें और वायलेटर्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बड़ा एक्शन लेने की बात तो कही गई है कि यदि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा और अब पुलिस अधिकारियों को भी यंत्र दिए जाएंगे ताकि वो माप सके कि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है या नियंत्रण में है। लेकिन कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा? जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल में और उत्तराखंड में जो ध्वनि प्रदूषण नैनीताल निवासी हैं ये अधिवक्ता अधिकारी जिन्होंने दायर करी थी जनहित याचिका, और साफ तौर पर कहना है कि जैसे कोई फंक्शन होता है या फिर शादी ब्याह के जो एक इवेंट होता है उस दौरान होटलों में तेज वॉल्यूम से जो है म्यूजिक चलाया जाता है और डीजे चलाया जाता है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनकी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो रिजॉर्ट हैं जंगल एरिया में, तो वहाँ फॉरेस्ट लैंड भी है और आसपास जानवर भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है। तो देखिए इस पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और जो हाईकोर्ट की खंडपीठ थी उन्होंने जो शहरी विभाग है और गृह सचिव है उनको पुराने जो हाईकोर्ट के द्वारा जो प्रदूषण कंट्रोल करने के जो निर्देश दिए थे उसको सुरक्षित करने के लिए कहा है। और जिस तरीके से जो प्रशासन है उनके पास कभी कोई ऐसे यंत्र नहीं है ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए, जिसमें डेसिबल में जो है म्यूजिक बज रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने उद्देश्य उनको मापने का जो यंत्र होता है, जो नापने का यंत्र वो मुहैया करा है। तो 5 हफ्ते में उन्होंने अपनी छोटे को कोर्ट में पेश करने को कहा है और उसके पहले जो ये सारे यंत्र है ये पुलिस को मुहैया कराए जाएंगे। मुझे समीर कि क्या ये पूरे उत्तराखंड में होगा या पर्टिकुलर कुछ जगहों पर इसे चिन्हित किया जाएगा? ये जो ध्वनि प्रदूषण का जो मामला था ये पूर्व हाईकोर्ट में पूर्व ऑर्डर भी पास करे थे और जिस तरीके से जो ऑर्डर था उसका पालन नहीं किया गया था,
तो दोबारा से ये याचिका जो है जनहित याचिका जो है ये हाईकोर्ट में दायर की गई थी और ये तो राज्य के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जैसे रामनगर जो है वो फॉरेस्ट लैंड है और कॉर्बेट का भी वहाँ एरिया पड़ता है और इसके साथ साथ जो स्कूल के पास में या फिर जहाँ भी फंक्शन होते हैं या फिर जो बैंक्वेट हॉल होते हैं उनके आसपास लोग रहते हैं, जो स्कूल जो वो होते हैं या फिर मंदिर होते हैं, तो उनमें तो तेज ध्वनि से जिस तरीके से गाना बजाया जाता है तो लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो एक कंट्रोल करने के लिए एक जो डेसिबल है उसको कंट्रोल करने के लिए ये याचिका दायर की गई है। तो अगर ये यंत्र है इनको बढ़िया कराए जाते हैं तो लोग जो म्यूजिक बजता है वो कंट्रोल से बजेगा। ठीक समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पास आउट 234 गैर हाजिर बॉन्डधारी डॉक्टरों के खिलाफ वसूली के साथ ही बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले इन डॉक्टरों की सूची नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य से कम शुल्क में MBBS की पढ़ाई पूरी कर बॉन्ड की शर्तों को न मानने वाले डॉक्टरों के खिलाफ इस कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि अपने काम में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर यह एक्शन लिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टरों के खिलाफ ये आदेश जारी किए। इसमें एक या दो नहीं बल्कि 234 डॉक्टर्स हैं जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो MBBS सरकारी कॉलेजों से होता है वो प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में बेहद कम फीस पर उत्तराखंड सरकार MBBS कराती है, लेकिन साथ में बॉन्ड भी भरवाती है। जो ये MBBS करते हैं सरकारी कोटे से, उनसे बॉन्ड के तहत शर्त ये होती है कि उनकी जो सेवा होगी वो पहाड़ों में ही होगी और इसलिए उनसे जो है वो कम फीस पर जो है वो MBBS सरकारी कॉलेजों में कराया जा रहा है। लेकिन लंबे समय से उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि बॉन्ड का उल्लंघन जो है वो डॉक्टर कर रहे हैं और वो सरकारी फीस पर, कम फीस पर तो MBBS की डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें सेवाएं अपनी पहाड़ों में देनी होती हैं तो उसको लेकर वो कहीं ना कहीं गैर हाजिर होने का काम करते हैं। इसी को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है उन्होंने सख्त रुख इसमें अपनाया और जो भी गैर हाजिर डॉक्टर MBBS की डिग्री जिन्होंने सरकारी कॉलेजों से ली है, जो सरकार के द्वारा जो कॉलेज खोले गए हैं, कम फीस पर उनकी ये डिग्री उन्हें जो है वो हासिल हुई है, तो ऐसे डॉक्टरों पर जो है वो बर्खास्तगी के निर्देश जो है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ये बड़ा एक्शन जो है वो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लिया गया, क्योंकि कई बार इस तरीके की शिकायतें जो है वो मिलती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब स्वास्थ्य मंत्री सख्त मूड में हो और ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे जिन्होंने जो है वो सरकारी सीट से या सरकारी कॉलेजों से ये MBBS की डिग्री हासिल की है, लेकिन पहाड़ों में सेवाएं नहीं दे रहे हैं और अब उनसे जो फीस वसूली की भी कार्रवाई चल रही है कि जो उन्होंने कम फीस पर डिग्री हासिल की है उनसे रिकवरी की बात भी सामने आ रही है। जी मनीष, ये भी कहा जा रहा है कि पूरे हॉस्पिटल में एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, इसका क्या मतलब है और इस लिस्ट से क्या होगा? देखिए, बिल्कुल अभी तक देखें तो जिस तरीके से लिस्ट जो है वो कई जिलों से सामने आई है कि किस जिले में कितने डॉक्टर जो है वो MBBS जिन्होंने सरकारी कॉलेज से किया है तो वो गैर हाजिर चल रहे हैं, तो उनके नामों का भी उजागर जो है वो किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की भी बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन सीधे तरीके से देखें
तो ये उन लोगों का भी हक मारने वाली बात है जो गरीब लोग होते हैं और वो यदि अगर सस्ते में एमबीबीएस करना चाहते हैं, कम फीस में एमबीबीएस करना चाहते हैं और पहाड़ में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में डॉक्टर जाना नहीं चाहते। ये इस बात का भी एक उदाहरण है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड है, इसीलिए सरकार ने जो है वो कम फीस में एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो प्रशिक्षित हों, इसको लेकर जो है एक तरीके से ये योजना भी सरकार की है। लेकिन यदि अगर आप बॉन्ड भर रहे हैं, कम फीस में जो है वो एमबीबीएस कर रहे हो और फिर पहाड़ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नियमों का भी उल्लंघन है, बॉन्ड का भी उल्लंघन है। इसीलिए जो है वो सरकार जो है वो कड़ा एक्शन अब ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ लेने जा रही है जो सरकारी सीट से तो एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन जब सेवाएं पहाड़ में देने की बात आ रही है तो वहां पर आप हाथ खींच दे रहे हैं, सेवाएं अपनी नहीं दे रहे हैं। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मोहर्रम समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र के पंचपुरी में एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य, चौकी प्रभारी समेत आम नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने सभी लोगों को त्योहार के बीच शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की। इसी के साथ ही शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की गई। लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मोहर्रम समेत कई पर्व बहुत नजदीक हैं और यही वजह है कि हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आप किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें, भाईचारा बनाकर रखें, किसी तरह की लड़ाई न हो बल्कि शांति बनी रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई भी परेशानी आती है तो आप नजदीकी थाने जा सकते हैं। इसी के साथ कहा गया है कि आप शासन प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करें और यदि आपको जानकारी न हो तो आप जानकारी लें। लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और भाईचारे के साथ आने वाले त्योहारों को मनाएं। और ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कई त्योहार बहुत नजदीक हैं, मोहर्रम का त्योहार भी आने वाला है और उसे देखते हुए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं आम लोगों के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएसपी हरिद्वार के माध्यम से स्थानीय नागरिकों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले मोहर्रम में जो भी आपके ताजिए निकाले जाते हैं तो ताजियों को भी ऐसे मार्गों से निकाला जाए कि जहां किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और कोई भी मतलब ऐसा कार्य ना करें जिससे कि कोई भी सांप्रदायिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसको लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि जो भी आप कार्य करें तो उन कार्यों में किसी प्रकार से किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्तियों को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मनोज, इसी के साथ सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? जी, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिए जिस दिन ये ताजिए निकाले जाने हैं उस दिन जिन मार्गों का चिन्हीकरण किया जाएगा, जिन मार्गों से होकर के ताजिए निकलेंगे उस पूरे मार्गों पर पुलिस प्रशासन की पैनी निगरानी रहेगी। ड्रोन के माध्यम से भी उन क्षेत्रों का जो है निरीक्षण निरंतर किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से निगरानी उन पर रखी जाएगी कि कहीं भी कोई किसी तरह के कोई सांप्रदायिक या किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एसएसपी हरिद्वार के माध्यम से दिए गए। ठीक मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।